हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, हैप्पी वाला वेलकम, स्वागत है आपका। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या चीज़ भैया? आयरन, लोहा, फेरम। ठीक है, निष्कर्षण पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले के क्लासेस अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। ठीक है, क्लास 6 12th का केमिस्ट्री 6 नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, मिल जाएगा। तो इंट्रोडक्शन का क्लास वहाँ पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से पहले आ जाइए, तब मजा आएगा। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आयरन, लोहा, फेरम का निष्कर्षण। जो आप देखते हो छड़ के रूप में या विभिन्न पदार्थों के रूप में लोहा जो देखते हो, वो एक्चुअल में कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे वो निकल के आता है एक मिट्टी से लेकर के। कहते हैं ना वो क्या कहते हैं वही भैया, कोयले से हीरा बनने का जो दौर है, उसी को हम देखने जा रहे हैं कि मिट्टी से लोहा कैसे बनता है, अयस्कों से। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका संकेत क्या होता है। तो इसका जो संकेत होता है डियर स्टूडेंट, दैट इज, सबको पता है यार संकेत, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है हमारा 26। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, इसका अगर हम लोग विन्यास देखेंगे, विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कुछ ऐसा आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हो। ऑर्गन के बाद डायरेक्ट लिख दूं या स्टार्टिंग से लिखूं? ऑर्गन के बाद लिख देते हैं। ठीक है, ऑर्गन अक्रिय आपका ये होता है 18 के बाद भी 26 चाहिए तो मुझे 2 और 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3D 6 and 4S2। इस प्रकार ये भरा जाता है। 18, 2, 20 और 6, 26। इसका ऑक्सीकरण संख्या अगर लिखेंगे, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे तो +2 and +3 शो करता है। ये कैसे करता है, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अध्याय 7 जब पी ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे तो बताएंगे कि संयोजकता ऑक्सीकरण में अंतर क्या है, कि कैसे कोई एक ही तत्व जैसे कि मैग्नीज है, ठीक है, वो 5, 6, 7 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। ठीक है, तो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये इनकी बेसिक जानकारियां हैं। ठीक है, ये इनकी बेसिक जानकारियां हैं। और कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में जानना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वो ये है कि हमारे भूपर पट्टी में, पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले तत्वों में इसका जो स्थान है दैट इज अ 4th। कौन सा स्थान है? 4था स्थान है। ठीक है, तो पहला किसका है? और इसका मात्रा होता है 6.27 कुछ %। इतना % ये इसका जो है कंट्रीब्यूशन है भूपर पट्टी में। ठीक है, तो पहला स्थान आता है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर हमारा आता है आयरन। अब इसको पूरी पृथ्वी में मत समझना, क्योंकि क्रोड में ना नीफे पाया जाता है, निकिल फेरस भरपूर मात्रा में। पूरा पृथ्वी का क्रोड जो बना हुआ है वो आयरन, निकिल, मोस्टली इन्हीं से बना हुआ है। प्रवार में बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं भूपर पट्टी की। ठीक है, क्योंकि हम क्रोड में नहीं जा सकते यार। ठीक है, हाँ मजाक करते हो, मर जाएगा इंसान। ठीक है ना, भूपर पट्टी तक ही सीमित रहते हैं, वहीं तक खुदाई होती है। वैज्ञानिक लोग ट्राई किए थे कि चलो भैया इधर से उधर पृथ्वी का इधर से उधर छेद करके देखते हैं कि क्या क्या मिलता है पृथ्वी में, है ना। इधर से इधर छेद करके देखते हैं या इधर से इधर पूरा छेद करके देखते हैं, इस प्रकार। ठीक है, सुरंग बना के देखते हैं, ट्रेवल करने में भी आसान हो जाएगा। अंदर ही अंदर मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, है। मजाक लगता है, हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, खुदाई चल रहा था। ठीक है, लेकिन जिसकी आपका गर्त जो है, मतलब समुद्र के अंदर सबसे बड़ा पहाड़ कहा जाए या खाई कहा जाए, मैरिटाना गर्त बोलते हैं उसको, वो शायद मेरे ख्याल से आपका माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर है ना। और मैरिटाना गर्त जो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा, नीचे समुद्र के नीचे में खाई है, और उसका शायद आई थिंक 8,850 ना, 11,200 कुछ ऐसा, सॉरी 200 ऐसा कुछ समथिंग, आई थिंक ऐसा कुछ मीटर। ठीक है, वो है। और इससे कहीं ज्यादा 40,000 मीटर समथिंग कुछ वैज्ञानिक लोगों ने मतलब खुदवाई करवा दिया था। चलो पता करता है करके, लेकिन वो संभव आगे नहीं हो पाया। रीजन क्या था भाई, कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं, क्रोड की ओर
जाते हैं तो वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको एक पार से दूसरे पार सुरंग बना सके, पॉसिबल ही नहीं है अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई। ठीक है, तो मैं क्या बता दिया, भूपर पट्टी में इसकी क्वांटिटी जो है, कंट्रीब्यूशन है वो 27% कुछ के समथिंग है। चौथा स्थान है इसका भूपर पट्टी में। पहला एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का आता है, तीसरे नंबर में एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, और इसकी कुछ चर्चा करें तो चर्चा किया जा सकता है। अच्छा, इसका परमाणु भार जो होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है 55.86% नहीं यार ये। ठीक है, इसका परमाणु भार होता है। तो ये इसकी बेसिक जानकारी हो गई। अब ये पाया कहाँ जाता है भाई, सुन लो यार, कहाँ पाया जाता है भाई? पाया जाता है मोस्टली, अगर हम भारत के राज्यों की बात करें, झारखंड, उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे है, झारखंड है और हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, बोकारो, भिलाई, बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट जो रूस और भारत के, ठीक है, साझे के साथ प्रारंभ हुआ था, बोकारो है। ठीक है, टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर है, राउरकेला है। तो इन क्षेत्रों में इनकी भरपूर मात्रा में उपलब्धि पाई गई है। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज और कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी। अच्छा, इसका अयस्क तो बताना भूल ही रहा था यार, इसको तो लिखना ही लिखना है आपको। अयस्क, इसका मुख्य अयस्क होता है डियर स्टूडेंट हेमेटाइट। क्या? हेमेटाइट। और जो हम ढलवा लोहा का निष्कर्षण करते हैं वो इसी से करते हैं। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, लिमोनाइट, लिमोनाइट वो होता है Fe3O4 3H2O। और आपका आयरन पायराइटिज, आयरन पायराइटिज, ये इनके मुख्य अयस्क है जिनसे इसके धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। अब ढलवा लोहा पिटवा लोहा क्या है, इसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं। पूरा देखेंगे, इसको विस्तार से देखेंगे, पूरा आज इसी को पढ़ना है। क्लास थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन मोस्ट टाइम की है भैया, बने रहिएगा पूरा, है ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ढलवा लोहा पिटवा लोहा क्या है। ढलवा पिटवा, पिट दो, पहले ढाल दो, उसके बाद उसको पिट दो। तो पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम रूप होता है, और ढलवा लोहा में कुछ इंप्योरिटीज होती है, और उन्हीं इंप्योरिटीज को हम लोग अभी देखेंगे, निष्कर्षण करेंगे, आपका सांद्रण करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, उसका शोधन करेंगे, ढलवा बनाएंगे, फिर पिटवा करेंगे। ठीक है, देखते हैं, चलिए। ढलवा लोहा का निष्कर्षण। तो ढलवा लोहा का निष्कर्षण डियर स्टूडेंट जिस अयस्कों से किया जाता है वो है हमारा हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ठीक है, इन्हीं अयस्कों से हमारे ढलवा लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो प्रक्रिया अपनाई जाती है दैट इज अ सांद्रण। हमको मिट्टी के रूप में कंकड़ पत्थर लगे हुए खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यार सोचो ना, खन के उसको निकाला जाता है धरती से, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है मिट्टी तो रहेगी ही रहेगी, है ना। कंकड़ पत्थर वगैरह वगैरह सब रहते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लोहा है कि मिट्टी है कि पत्थर है कि क्या है, चट्टान है, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, भार थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, हाँ सामान्य मिट्टी से इसकी वजन थोड़ा ज़्यादा लग रही है, बाकी तो अंतर कुछ दिख ही नहीं रहा है। काला काला मिट्टी होता है, काला काला लोहा होता है। तो सर्वप्रथम क्या किया जाता है, उस काले मिट्टी का, उस अयस्क का, खनिज का हम लोग क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। और सांद्रण कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसको बारीक पीस लिया जाता है, और बारीक पीसने के बाद हमारे पास 4-5 मैं आपको मेथड बताया हूं। झागुत्प्लावन है, गुरुत्वीकरण वाला विधि है, आपका बहते जल में। ठीक है, तो ये कई जो है सांद्रण की विधि है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस हेमेटाइट और मैग्नेटाइट अयस्क को बारीक पीस करके उसका गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण विधि द्वारा क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण विधि में बताया हूं आपको, जाकर के देख लीजिएगा क्या होता है गुरुत्वाकर्षण विधि, कि उसको हम बहते हुए पानी में
बारीक पिसे हुए अयस्क को डाल देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण उसका जो है ज़्यादा होता है, आपका घनत्व ज़्यादा होता है अयस्क का लोहे का, तो वो नीचे बढ़ जाता है और मिट्टियाँ जो गैंग होती है, अशुद्धियाँ होती है, वो क्या होती है, बह के निकल जाती है। मिट्टी पानी में घुलने के कारण वो निकल जाएगी, कंकड़ पत्थर कम वजनदार होने के कारण वो बह जाएगा और हमारे अयस्क जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम गुरुत्वाकर्षण द्वारा विधि द्वारा उसका क्या कर लेते हैं, सांद्रण कर लेते हैं। तत्पश्चात उसको पुनः चुंबकत्व विधि द्वारा, चुंबकत्व पृथक्करण विधि द्वारा उसका फिर से सांद्रण करते हैं। तो चुंबकत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है, कुछ और कंकड़ पत्थर जो कि बराबर घनत्व के हो जाते हैं या बैठ जाए रहते हैं, किसके साथ, उस अयस्क के साथ, तो उनको क्या करते हैं, चुंबकीय बेल्ट की सहायता से। ये एक चुंबक रहता है, ठीक है, चुंबक का ध्रुव रहता है और ये चुंबक नहीं रहता है, ये केवल एक मोटर रहता है जो इस बेल्ट को घुमाने का कार्य करता है। तो इस बेल्ट में क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट, हमारा इसमें हम किप की सहायता से, किसी माध्यम की सहायता से यहाँ से अयस्क को डालते हैं और ये इधर रोटेट हो रहा है ना, इधर से इधर चल रहा है। तो क्या होगा, ये जो अयस्क है और जितने भी गैंग्स हैं, पत्थर है, कंकड़ है, वो इधर आएंगे। इधर आने के बाद ये चूंकि क्या चुंबक है, तो चुंबक है मेरे भाई, तो ये क्या होगा, चिपक जाएगा। जो अयस्क रहेंगे वो क्या होंगे, चिपक जाएंगे और जो कंकड़ पत्थर है वो यहीं से गिर जाएगा। तो ये गिरने के कारण यहाँ हमारा एकत्र हो जाएगा क्या चीज़, गैंग इकट्ठा हो जाएगा। गैंग इकट्ठा हो जाएगा, गैंग मतलब होता है अशुद्धियाँ, और जो अयस्क रहेंगे वो चिपक के इधर आएंगे। यहाँ पे कोई चीज़ लगा दिया जा रहा है, या नहीं लगाओगे भी तो भी जब ये चिपक के इधर चलते रहेंगे तो एक ना एक प्लेस यहाँ आएगा जहाँ पे आपका, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूर, बहुत दूर पे चुंबक है और बहुत दूर की चीज़ों को आकर्षित करता है क्या, नहीं ना करता है। उसका एक क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र में, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र से जैसे बाहर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा और गिर के कहाँ एकत्रित हो जाएगा, यहाँ। तो देखो इसमें मिट्टी भी साफ हो गई, कंकड़ भी साफ हो गए, धूल भी साफ हो गए, अशुद्धियां हो गई साफ। तो यह है हमारा सांद्रण। ठीक है डियर स्टूडेंट, सांद्रण के बाद इसका जो हम लोग करते हैं वो है आपका निस्तापन। क्या करते हैं, निस्तापन। तो निस्तापन में होता क्या है, सुनो। निस्तापन में पहले ही पढ़ा चुका हूं आपको। निस्तापन क्या होता है, आपका कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में होता है डियर स्टूडेंट कि उसको सांद्रित अयस्क को हम एक परावर्तनी भट्ठी में लेकर, जिसमें अग्निशाह ईंटें होते हैं, उसमें लेकर वायु की सीमित उपस्थिति में धातु के गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं। तो होता क्या है, फेरस ऑक्साइड जो है ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीकृत होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बताओ आप स्वयं बता दो। अब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद अब हम उसका करते हैं अपचयन। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अपचयन करते हैं। ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले किसी भी धातु का आपको अगर निष्कर्षण करना है तो सबसे पहले सांद्रण ही करना पड़ता है। सांद्रण के बाद उसका या तो आप निस्तापन करो या तो भर्जन करो। निस्तापन भर्जन के पश्चात फिर उसका अपचयन, अपचयन के पश्चात फिर शोधन, शोधन के बाद फिर आपको उसका क्वालिटी में अगर इंप्रूव करना है तो शोधन के पश्चात उसमें कुछ मिला सकते हो या और कुछ अशुद्धियां तो उसको दूर कर सकते हो। ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना ही पड़ता है आपको। तो चलिए देखते हैं फिर अब क्या देखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इसका सांद्रण, निस्तापन के बाद तीसरा है प्रगलन। क्या है, प्रगलन, स्मेल्टिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक भट्ठी का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इस भट्ठी को, ध्यान से देखते जाइएगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अच्छा बने ना बने इसको तो साइड में रखिए, आपको भट्ठी बनाना जरूरी है। देखते रहिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ बढ़िया बनाने का। अब नहीं बनेगा तो यार क्या कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको बनाना है, इसको देखते जाए। ओके, इस प्रकार बनाना है आपको।
क्या क्या चीजें हैं पूरा वर्णन मैं बताऊंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं पूरा वर्णन मैं करके बताता हूँ आपको। ये ओके, कुछ ऐसा, ये डिफरेंट डिफरेंट बनता है, इसी प्रकार बनाना ये कोई एक आवश्यक नहीं है, आप अपने तरीके से भी इसको बना सकते हैं, सरल तरीके से बनाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मेरा अपना मेथड है। चलिए देखिएगा, ये थोड़ा एडिशनल हो गया, आप नहीं बनाएंगे इस चीज को। क्या है देखते हैं, चलिए। ये और छोटा सी चीज और, ओके चलिए देखते हैं, आपको दिख रहा है अच्छे से? हाँ ठीक, कुछ चीजें बच गई यार, चलो ठीक है, यहाँ से एक चीज निकलेगा, थोड़ा सा इधर बनना था, उधर बन गया, कोई नहीं, चलो देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बनाना, ठीक है, और इसको वर्टिकली कर देना, उसको हॉरिजॉन्टली कर देना, थोड़ा डिफरेंट रहना चाहिए इन दोनों में। ये जो दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक जो दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है, ये वाला ब्लॉक जो दिख रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल ऐसा वर्टिकल कर देना, और ये वाला छोटा जो ब्लॉक दिख रहा है ना, छोटा ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे अंदर में और है, ये देखो मैं बताता हूँ इन चीजों को, ये इसको हॉरिजॉन्टल कर देना, मतलब ये दोनों थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए भाई, ये ठीक है, वो अलग चीज है, वो नीचे में है, वो अलग चीज है। यह एक काम करना, इसको छोटे छोटे बबल्स बना देना, ऐसे गोले बना देना, तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये बेटर रहेगा, ये लीजिए ओके, और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा साइज को। अब क्या क्या देखो, ऊपर से हम लोग वहां से ऊपर से क्या डालते हैं पता है, धातु डालते हैं, धातु, धातु ओके स्टूडेंट, अब देखिए, चलिए अब इसका वर्णन करते हैं क्या क्या चीज है, उपकरण वर्णन देखते हैं, ठीक है। इसे वात्य भट्टी कहते हैं, इस भट्टी को वात्य भट्टी कहते हैं। इसमें अयस्क के साथ कोक और चूना पत्थर हॉफर की सहायता से डाली जाती है। ये क्या है? हॉफर है, ये अयस्क है ना, याद रखिएगा अयस्क है, हॉफर की सहायता से डाली जाती है। तीन चीजें डालते हैं, कोक, चूना पत्थर, अयस्क। यहाँ वायु, अपशिष्ट वायु की निकासी के लिए वायु निकासी की व्यवस्था होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है, तो वो बाहर कहाँ से निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा तो बाहर कहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा। तो वायु निकासी के लिए वात्य भट्टी के ऊपरी सिरे पर एक वायु निकासी की व्यवस्था होती है। ये जो वात्य भट्टी होती है वो अग्निशः ईंटों से बनी होती है, अग्निशः ईंटों से बनी होती है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहन करने वाले ईंटों से मिलकर बनी होती है। और इसकी बाह्य दीवार जो होती है वो स्टील की बनी होती है, इस्पात की बनी होती है। इसमें वायु प्रवेश के लिए, ठीक है, वायु के प्रवेश के लिए एक वायु प्रवेश द्वार भी होता है, वायु प्रवेश द्वार भी होता है। इस वात्य भट्टी की ऊंचाई लगभग 30 मीटर और इसका व्यास बेलनाकार होता है, शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार होता है, जिसकी व्यास ऊंचाई 30 मीटर एवं व्यास 5 मीटर होता है। पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है? 3 फीट 3.28 फीट। सपोज यदि 3.5 फीट भी मानते हैं तो 15 या 45 50 फीट पहुंच जाएगा, लगभग 50 फीट। 15 या 45 क्यों बोल रहा हूँ भैया, 30 या 90 100 फीट, मतलब 10 मंजिला इमारत के बराबर। सोचो कितना बड़ा होता होगा। नहीं, जो डाटा दिया उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 30 मीटर
ऐसा डाटा दिया है, और 1 मीटर बराबर तो सबको पता है। अब व्यास, ठीक है, व्यास इसका कितना होता है, 5 मीटर का व्यास होता है। तो इतना बड़ा जो होता है ये हमारा वात्य भट्ठी होता है बच्चों। इसमें कई क्षेत्र होते हैं, जैसे सबसे ऊपरी क्षेत्र का हमारा जो टेम्परेचर होता है, सबसे ऊपरी क्षेत्र का टेम्परेचर होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे हम अपचयन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन क्षेत्र कहते हैं। याद रखना, अपचयन क्षेत्र होता है। आप चाहो तो इसमें आप इस प्रकार इस संरचना को और बना सकते हो, मतलब अच्छा दिखाने के लिए, और कुछ के लिए नहीं, अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। ये क्या है? अयस्क है सब। इसका जो ऊपरी सिरा होता है उसका टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन क्षेत्र। इसका मध्य भाग होता है, इसका टेम्परेचर होता है लगभग 800 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट गलन क्षेत्र, गलन क्षेत्र। और इसका सबसे निचला वाला जो सिरा होता है, सबसे निचला सिरा होता है यहाँ, ये जो होता है वो होता है 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज? दहन क्षेत्र, दहन क्षेत्र कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, वायु प्रवेश द्वार के नीचे का जस्ट हिस्सा दिख रहा है, जिसके लिए मैं नली बनाया हूं, ये नली बनाया हूं, ये बाहर निकलने का नली है। इसको बोलते हैं हम लोग धातु मल। क्या बोलते हैं? धातु मल। और इसको बोलते हैं हम लोग मैट, क्या बोलते हैं? मैट। याद रखिएगा, ये क्या कहते हैं? इसको मैट कहते हैं। सबसे निचले सिरे में जो प्राप्त होता है वो वास्तव में वही हमारा ढलवा लोहा होता है। मतलब इस प्रगलित अयस्क का मुख्य कंटेंट, संघटन, वो हमें यहां प्राप्त होता है, जिसे हम धातु को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैट कहते हैं, या क्रस धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस धातु कहते हैं। और इस धातु के मल को, अर्थात अपशिष्टों को, जो गंदगियां रहती है, वो उसके ऊपर में जमा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं धातु मल। इसको अलग से निकालने का प्रवेश द्वार होता है, और इसको निकालने का अलग से प्रवेश द्वार होता है। तो इतना चीज, सारी चीज समझ में आ गया? इसमें 8 भाग यदि अयस्क डालते हो, हापर की सहायता से 8 भाग अयस्क डालते हो, तो जस्ट उसके हाफ मतलब 4 भाग आपको डालना पड़ता है कोक, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक डालना पड़ता है। वह कोक उसमें ईंधन वर्क करता है, फ्यूल का काम करता है। मतलब जलाओगे तो भैया किसको जलाओगे आप? कोयला होगा तभी तो जलेगा ना भाई। किसी चीज को जलाना पड़ेगा 100 डिग्री टेम्परेचर के लिए, कि ऑटोमेटिक ऐसे ही जलने लग जाता है? नहीं जलता है। तो उसके ईंधन का कार्य कौन करता है? कोक करता है। 4 भाग कोक का रहता है, 1 भाग, और कोक के ईंधन के साथ साथ अपचायक का भी कार्य करता है, ठीक है। और 1 भाग हम इसमें डालते हैं चूना पत्थर। क्या डालते हैं? चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हो गया इसका संपूर्ण वर्णन। अब देखते हैं इसका एक एक करके, अपचयन क्षेत्र, गलन क्षेत्र, दहन का क्षेत्र और ढलवा लोहा। कोई चीज और बचा क्या इसमें? नहीं बचा। चलिए देखते हैं अब अपचयन क्षेत्र। ओके स्टूडेंट, एक काम करते हैं, इसके पहले देख लेते हैं दहन का क्षेत्र। क्या देख लेते हैं? दहन का क्षेत्र। तो दहन के क्षेत्र में क्या होता है? देखिए, दहन क्षेत्र में क्या होता है? जहां पे हमारा टेम्परेचर होता है 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या होता है डियर स्टूडेंट? दहन का क्षेत्र वात्य भट्ठी के, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप मुझे सुनते जाएंगे, लिखते जाएंगे। दहन का क्षेत्र वात्य भट्ठी के सबसे निचले क्षेत्र में होता है, जहाँ की टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है तापक्रम। और वहाँ वायु की उपस्थिति में, वायु प्रवेश द्वार है ना, वायु की उपस्थिति में हमारा जो कोक है वह वायु की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में यहां। और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर उठने लगती है, क्योंकि गैस है तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठने लगती है। और ऊपर उठते उठते ये पुनः कार्बन से क्रिया करती है, कोक से पुनः क्रिया करती है। तो कोक से क्रिया करने के कारण ये किसमें बदल जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में ही क्यों बदले हम लोग? रीजन ये है कि ये हमारा अपचयन के लिए काम आएगा भाई। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें बताया था ना, अपचायक, मुख्य अपचायक प्रीवियस क्लास में, कि मुख्य अपचायक कार्बन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। अपचायक की तरह कार्य करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, जिसकी जिंक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हेमेटाइट पढ़ रहे हैं, सपोज FeO है, सपोज करो अभी फिलहाल।
तो ये क्या हो जाएगा, Fe+CO2 बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन का निकलना यहाँ से निकल के यहाँ इसमें जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन हो गया। और ये अपचयन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो हमको धातु मिल गया। तो अपचयन के लिए उसमें क्या होना चाहिए, कार्बाइड में ऑक्साइड में बदलना पहले जरूरी है अपचयन के लिए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज, अपचयन क्षेत्र, अपचयन का क्षेत्र। चलिए देखते हैं अपचयन क्षेत्र। देखिए कितना दे रखा है हमको डियर स्टूडेंट, अपचयन क्षेत्र देखकर 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, मतलब 800 डिग्री गलन क्षेत्र के ऊपर जैसे जाता है वो फिर अपचयन होना प्रारंभ हो जाता है। तो अब इसमें होता क्या है सुनिए, अपचयन का क्षेत्र वात्य भट्टी के ऊपरी सिरे पर होती है अपचयन की क्रिया, ठीक है। जहां हमारा हेमेटाइट है, ये देखिए वह, ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया ना यहाँ तक। और ये किसके लिए, अपचयन के लिए ही बनाए थे हम लोग। ये सब क्रिया पर प्रक्रिया समझ में आ गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ये अपचयन के लिए है। तो अपचयन में उसका उपयोग करो ना, तो अपचयन में जब उपयोग करेंगे, अब इसको मिटा रहा हूं ना, थोड़ा सा जगह मुझे स्पेस चाहिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या डियर स्टूडेंट, ये मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज में, मैग्नेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, दो इस फॉर्म में, ठीक है। अब ये मैग्नेटाइट जो है हमारा Fe3O4 पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है और क्या बनाता है देखिएगा, और क्या बनाएगा, ये इसके साथ क्रिया करता है और हमारा पुनः कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और 3FeO फेरस ऑक्साइड बनाता है। समझ में आया, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यही फेरिक मैग्नेटाइट जो है वह पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके और क्या बनाता है, ये देखिए, और क्या बनाता है, पुनः क्या बना लेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितना बच जाएगा रे मेरा भाई, बता दो जल्दी से फट से। और यहाँ हमारा बच जाएगा 3Fe, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डियर स्टूडेंट हमको मिल गया। हमने क्या कर दिया, उस धातु का क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। वहां से ऑक्सीजन का निकाल दिया, ऑक्सीजन का निकलना है क्या है, अपचयन कहलाता है। क्लियरली समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो ये जो हमको आयरन मिला है, इट इज नोन एज स्पंज आयरन। ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इसको मिटाना पड़ेगा जी। चलिए देखते हैं, ऊपर देखते हैं फिर क्या हमारा धातुमल निर्माण क्षेत्र, धातुमल निर्माण क्षेत्र। फिर देखेंगे गलन क्षेत्र, ठीक है। धातुमल निर्माण क्षेत्र, तो धातुमल निर्माण क्षेत्र का जो आपका टेम्परेचर होता है डियर स्टूडेंट, 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है, ठीक है। यहाँ मोस्टली हमारा जो ऊपर में क्या क्या डाले थे, कोक डाले थे, चूना पत्थर डाले थे। तो वो चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो जनरली उसमें धातुमल का कार्य करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कैसे कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगेन जो आपका कोक है उससे क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से हमारा जो है धातु के ऑक्साइड से क्या करेगा, अपचयन करने का काम करेगा। धातु के ऑक्साइड को अपचयन करेगा और अपचयित करके फिर से क्या करेगा, स्पंज आयरन का फिर से निर्माण करता है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलती रहती है। कहाँ पे, धातुमल क्षेत्र में। धातुमल क्षेत्र में ये प्रक्रिया चलती रहती है और धातु का निर्माण होते जाता है, जो नीचे जाते जाता है। और यहाँ जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो धातुमल के रूप में रहता है, वो जो कहाँ चला जाता है, बाहर निकलते जाता है, ठीक है। थोड़ा स्पीड में देखेंगे अब इसके बाद है हमारा क्या चीज, गलन क्षेत्र। सुनिए गलन क्षेत्र क्या है। गलन क्षेत्र का टेम्परेचर जो होता है 1200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आपको याद हो जाता है तो लिख दीजिए, नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जनरली आप याद करने का प्रयास करें। कम से कम 2-3 टेम्परेचर याद कर लीजिए। मतलब जितना 3 क्षेत्र में कन्वर्ट किया ना, तो तीनों क्षेत्र का कम से कम आप टेम्परेचर याद कर लीजिए। समझ में आ रहा है, बाकी ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो गलन क्षेत्र में होता क्या है, इधर सब लोग। गलन क्षेत्र जो होता है डियर स्टूडेंट, वह दहन क्षेत्र के जस्ट ऊपर होता है। दहन क्षेत्र वास्तव में एकदम नीचे में होता है, तो दहन क्षेत्र के जस्ट ऊपर होता है। और इस गलन क्षेत्र में हमारा जो धातु होता है वो गलित अवस्था में रहता है और उसके ऊपर में अशुद्धियां रहती है। उस अशुद्धियों को हम लोग धातुमल कहते हैं। एवं
गलित धातु को मैट कहते हैं या धातु क्रश कहते हैं, धातु क्रश कहते हैं। समझ में? इस पिघली हुई धातु एवं धातुमल के लिए निकासी क्षेत्र होता है। पिघली हुई धातु में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियां रहती है, इसे बाहर निकाल करके ढाल दिया जाता है और जिसे ही हम लोग कहते हैं ढलवा लोहा, कच्चा आयरन। ओके, तो इस प्रकार हमें जो है ढलवा लोहा प्राप्त हो जाता है। अब कुछ इसमें एडिशनल जानकारी के रूप में कि इस्पात क्या है, ठीक है, और ढलवा लोहा क्या है, उन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। ढलवा लोहा का गुण, तो ढलवा लोहा में क्या क्या होता है, थोड़ा ढलवा लोहा के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होता है स्टूडेंट कि ढलवा लोहा लोहे का सबसे अशुद्धतम रूप होता है, द्रवित लोहे को, धातु को तुरंत ढालने पर वह श्वेत रंग का प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम जो है श्वेत लोहा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत लोहा भी कहते हैं। जब उसको गर्मा गर्म ढाल दिया जाता है उस टाइम वो उसका रंग श्वेत रहता है, इसलिए उसको श्वेत लोहा भी कहते हैं। तीसरा नंबर, चूंकि ढलवा लोहा में सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और कार्बन की 3 से 5% अशुद्धियां रहती है, ठीक है, वही कार्बन ठंडा होने पर ग्रेफाइट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण श्वेत लोहे का रंग धूसर हो जाता है। ठंडा होने पर क्या हो जाता है? धूसर हो जाता है, इसलिए उसे धूसर लोहा भी कहते हैं। धूसर लोहा कहते हैं ठंडा लोहे में ग्रेफाइट के कारण, ठीक है। ओके, तो ये चीज समझ में आएगा, धूसर लोहा कहते हैं। अब देखो स्टूडेंट, क्या चीज? पिटवा लोहा। दो चीज बस और बट गया, पिटवा लोहा और इस्पात। आता है भाई, पिटवा लोहा किसे कहते हैं? आ जाता है। इस्पात किसे कहते हैं? आ जाता है। आप तो प्लीज कोऑपरेट कर लो, बस 5 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट देख लीजिए, बहुत आईएमपी टॉपिक है ये। तो पिटवा लोहा क्या है ये सुनो। पिटवा लोहा जो होता है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है, और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी ढलवा लोहा को एक परावर्तनी भट्ठी में, जिसमें फेरिक ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है। अस्तर मतलब समझते हो, ये अंदर में अस्तर लगा होता है, ऐसा परत लगी होती है, ऐसा अंदर में, ठीक है। ये हालांकि ये वात्य भट्ठी है, परावर्तनी भट्ठी में भी बना के दिखाऊंगा आपको मैं, टेंशन ना ले। लेकिन आज थोड़ा लेट हो रहा है, जब हम कॉपर पाइराइट का निष्कर्षण पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा वात्य भट्ठी का निर्माण करके, ठीक है। तो अस्तर लगा होता है, इस प्रकार अस्तर लगा होता है। तो होता क्या है, उस अस्तर का क्या प्रभाव पड़ता है मैं बताता हूँ आपको। तो क्या बताया कि पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ढलवा लोहा को पिटवा लोहा में बदलने के लिए एक वात्य भट्ठी, जिसमें फेरिक ऑक्साइड का अस्तर लगा होता है, मिलेकर उसे गर्म किया जाता है, जिससे सिलिका, मैग्नीज, फास्फोरस, कार्बन जैसे अशुद्धियों का ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये देखिए Fe2O3 प्लस कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये और हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार Fe2O3 प्लस Mn, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, Fe ये 2 हो जाएगा और प्लस हमारा हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सिलिका का, तो सिलिका जो है इससे क्रिया करके सिलिका क्या बना लेगा, ये देखिए 2,4Fe प्लस SiO2 2, इस प्रकार ये कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस्ड है क्या? नहीं है क्या? कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या? है 2 दूनी 4, ये कितना 6 है, ठीक है। 6 है तो यहाँ काम करो ना, 3 कर देते हैं। नहीं 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 करेंगे तो हाँ ठीक है, ओके। तो इस प्रकार ये सिलिकेट में कन्वर्ट हो गया। मेरी बात को समझना, अशुद्धियां कन्वर्ट हो गई किसमें? सिलिका अस्तर है, सिलिका अस्तर के प्रभाव के कारण ये जो है ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। सभी धातु जो है अशुद्धियां, धातु अशुद्धि, और ये हमारा आयरन मिल रहा है हमको ना, शुद्ध वो प्योर हो रहा है, आयरन हमको मिल रहा है।
और अशुद्धियां इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब इन अशुद्धियों का क्या होता है, ये अशुद्धियां धातुमल होते हैं। अब धातुमल वहां निकाला नहीं जाता है, वहां जगह नहीं होता धातुमल निकालने के लिए। होता क्या है उसमें एक्चुअल में, जब ठंडा करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये गैस के फॉर्म में रहता है, तो ये उसमें से उड़ जाता है, बबल बन के उड़ जाता है, ठीक है। और ये मैग्नीज जो ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, वह सिलिका से, मतलब एक धातुमल दूसरे धातुमल से क्रिया करके एक अन्य धातुमल मैग्नीशियम सिलिकेट बना लेता है। क्या बना लेता है? मैग्नीशियम सिलिकेट बना लेता है, जो क्या होता है स्टूडेंट, हमारे शुद्ध आयरन जो धातु रहता है, शुद्ध आयरन धातु, उसके ऊपर में, उसके ऊपरी भाग में चिपक जाता है। कौन चिपक जाता है? कौन चिपक जाता है बोल दो? ये मैग्नीशियम सिलिकेट जो धातुमल है वो चिपक जाता है किसके ऊपर में? आयरन के ऊपर में। अब प्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आयरन बच गया, ये धातु कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई, जो कार्बन की शुद्धियां थी 3 से 5% इतना शुद्धियां था वो पूरा बाहर हो गया कार्बन। अब उसमें जो सिलिका की अशुद्धि थी और मैग्नीज की अशुद्धि थी, ये दोनों कन्वर्ट हो गए मैग्नीशियम सिलिकेट में, जो कि उसके ऊपर में एक परत के रूप में जमा हो गया। अब परत के रूप में जमा हो गया तो अब हम उसको कैसे क्या करेंगे? इसी को हथौड़े से पीटते हैं इसी को क्या करते हैं? हथौड़े से पीटते हैं। हथौड़े से पीटने के कारण ये कमजोर होता है धातुमल मैग्नीशियम सिलिकेट, इसलिए टूट के बिखर जाता है। और ये हमारा जो लोहा होता है वो ज्यादा मजबूत होने के कारण क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये हमको प्योर लोहा प्राप्त हो जाता है, जिसको हम पिटवा लोहा कहते हैं। पिटने के कारण प्राप्त लोहे को पिटवा लोहा कहते हैं, ठीक है। और अब क्या होता है, अब जो हमारी अशुद्धियां रह जाती है, कार्बन की जो अशुद्धियां रह जाती है वो मात्र 0.10% से लेकर के 0.25% तक रह जाती है कार्बन की अशुद्धियां, जो कि पहले 3 से 5% थी, मतलब बहुत ज्यादा था, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा था, ठीक है। और हमारा जो सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज, इसकी जो अशुद्धियां हैं वो मात्र रह जाती है नाम मात्र की 0.005% के आसपास, तो अशुद्धियां पूरी खत्म हो जाती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे शुद्धतम रूप करते हैं। अब छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, क्या चीज? इस्पात, टेंशन ना ले, स्टील जिसको हम बोलते हैं, बर्तन बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं स्टील, उसी स्टील के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये पूरा थ्योरी है, छोटा सा है, आप लिखोगे ऐसे, पूरा जितना पिटवा लोहा में हमने वर्णन किया है पूरा वर्णन हम इस्पात में करेंगे। कैसे इस्पात में वर्णन करेंगे? सुनो, ढलवा लोहा में 4 से 5% कार्बन की अशुद्धि होती है, एवं फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज की अशुद्धियां होती है। जब इसे बेसेमरीकरण में कौन सा भट्टी, परावर्तनी भट्टी में लेकर के सिलिका स्तर पर फेरिक ऑक्साइड स्तर लगे परावर्तनी भट्टी पर गर्म किया जाता है, तो सल्फर एवं कार्बन की अशुद्धियां कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर ऊपर उड़ जाती है, मतलब निकल जाती है, एवं मैग्नीज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बन के उड़ जाती है। मैग्नीज एवं सिलिका मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं सिलिका में कन्वर्ट हो जाता है, सिलिकॉन सिलिका में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम सिलिकेट बनाते हैं, जो शुद्ध लोहे के ऊपर एक परत के रूप में जमा हो जाती है। इस धातुमल को पीट कर अलग कर लिया जाता है, पिटवा लोहा कहते हैं। इस पिटवा लोहा में मात्र हम इतना काम करते हैं कि 0.5% पुनः इस्पात मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं, पुनः कार्बन मिलाया जाता है, उसको ढाल के कार्बन को पहले निकाले, फिर उसमें 0.5% क्या मिलाए? कार्बन मिलाए। तो इस प्रकार उसकी मजबूती बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मतलब मजबूती आती है कार्बन मिलाने से, और इस लोहे को हम लोग बोलते हैं स्टील। खत्म, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।